हे दोस्तों, कैसे हो? आज इस वीडियो में मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ब्लॉगिंग अगर मुझे शुरू करनी है, जो वेबसाइट होती है उसे शुरू करनी है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका सेकंड स्टेप क्या होगा और थर्ड स्टेप क्या होगा। जो मल्टीपल स्टेप्स हैं वो स्टेप्स क्या होंगे कि पहले आपको क्या कोई आइडिया सोचना चाहिए या पहले आपको बजट सोचना चाहिए। तो इस सारी चीज़ की बातें इस वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ। पर्सनली मैंने भी इस वक्त 2 ब्लॉगिंग साइट्स शुरू की हुई हैं और 1 डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया है एंड वो चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उन साइट्स को शुरू कर सकते हैं और जो प्रोसेस होगा। एक्चुअल तो सबको पैसे ही कमाने हैं, तो आपको वो अर्निंग आना कहाँ से शुरू होगी और कौन से मल्टीपल तरीके हैं जहाँ से वो अर्निंग आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है स्टेप वाइज। स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन आइडिया नहीं है। लोग सोचेंगे कि स्टेप नंबर वन आइडिया है, हमें किस बारे में शुरू करना है। स्टेप नंबर वन है कि शुरू क्यों करना है। ठीक है, बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है बट ये ज़रूरी है कि शुरू क्यों ही करना है। क्योंकि जैसा आप अगर काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूब पर कोई चैनल बनाऊंगा। जैसे मैंने भी ये चैनल बनाया है, एकदम नया चैनल है। काफ़ी लोग उस आइडिया को बॉयकॉट कर देते हैं, चैनल शुरू करते हैं, उसके बाद मन हट जाता है, वीडियोस बनाते नहीं हैं। ऐसा 80% लोगों के साथ होता है। तो सेम वही फंडा ब्लॉगिंग के साथ होता है। आपने फंडिंग दे दी, आपने होस्टिंग डोमेन सारी चीज़ें खरीद ली हैं, बट सेम चीज़ अगर इसमें हुआ तो आपको काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा। यूट्यूब पर तो फ्री में हो जाता है और ऐसा भी होता है लोगों के साथ। लोगों ने वेबसाइट खरीद ली है, डोमेन होस्टिंग खरीद ली है, आइडिया भी सोच लिया है, पर एक टाइम आएगा कि कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको फिर लेजीनेस महसूस होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टेप वन में मैंने रखा है कि क्यों शुरू करनी है। पैसे कमाने के लिए, लेकिन क्या वो ज़रूरी है शुरू करना? क्या आप उसे रिटर्न कर पाएंगे? 1 साल तक अपने आप को करके देखिए। तो स्टेप वन ये है कि आपको डिसाइड कर ही लेना है कि मुझे शुरू करना ही है और इसके पीछे कोई भी लापरवाही नहीं होने वाली है। क्योंकि स्टार्ट जब मैंने किया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि 1 2 ब्लॉग गए, 3 ब्लॉग गए, उसके बाद मन हट जाता है कि ट्रैफिक तो आ ही नहीं रहा है। ट्रस्ट में टाइम लगता है ट्रैफिक आने में, कभी कभी 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। आपके निश के ऊपर है, आपने किस तरीके से उसका एसईओ किया है उसके ऊपर है। सारी वेबसाइट सेम नहीं चलती हैं, कुछ को टाइम लगता है, कुछ जल्दी ही ग्रो कर लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है आइडिया। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, सेकंड में है आइडिया। आपका आइडिया क्या है? आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप वो करिए, ये 1000 लोग बोलेंगे। मैं बोलता हूँ कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है पहले उसका कंपटीशन देखिए। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, आप म्यूजिक के बारे में एक साइट शुरू करना चाहते हैं, एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं। म्यूजिक के बारे में हजारों करोड़ों वेबसाइट्स है और उसमें कंपटीशन भी बहुत है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं माइक्रो निश। ठीक है, म्यूजिक एक निश है, आपको माइक्रो निश लेके चलना है। माइक्रो निश क्या होती है? अगर आप कोई म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो माइक्रोनिश क्या करेगा, आप उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। म्यूजिक यानी आप पूरे म्यूजिक दुनिया की बात कर रहे हैं, म्यूजिक में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। माइक्रोनिश म्यूजिक में गिटार है, गिटार के बारे में आप बताएंगे, वो एक माइक्रोनिश हो गया कि म्यूजिक में मेरी साइट पर सिर्फ आपको गिटार मिलेगा। गिटार के बारे में आर्टिकल्स मिलेंगे, गिटार के बारे में ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और एफिलेट मार्केटिंग के बारे में मैं बात करूंगा आगे। पर जितने भी चीज़ें हैं गिटार के बारे में आपको मिलेंगी। आपको कौन से गिटार बाय करने चाहिए, कौन से गिटार आपको कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, आपको वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हो सकता है गिटार में भी ज़्यादा कंपटीशन हो, पर ऑब्वियसली म्यूजिक से तो कम ही कंपटीशन होगा। तो आप गिटार के भी माइक्रो निश में जा सकते हैं, गिटार के एसेसरीज में, कि गिटार में ट्यूनिंग के लिए जो एसेसरीज होती हैं। अब मैं ज़्यादा गिटार के बारे में जानता नहीं हूँ, तुम ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, पर आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। माइक्रो निश आप देखिए। स्टेप नंबर 3 है डोमेन। ठीक है, डोमेन खरीदने की बात मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं डोमेन नेम की बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे जब मैंने शुरू किया था तो कहते थे कि डोमेन से फ़र्क नहीं पड़ता है, डोमेन नाम आपका कुछ भी होने दो। पर ऑब्वियसली आप ही सोचो, डोमेन से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। सेम एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपकी वेबसाइट गिटार के ऊपर है।
और आपने डोमेन नेम खरीद लिया है कुछ और ही, computers.com, क्या जो विजिटर उस पे आया है उसे हजम होगी ये बात? एक बार वो गलती से आके आपका आर्टिकल पढ़ भी लिया, फिर उसे आपकी साइट का नाम ही नहीं याद होगा। वो सोचेगा कि ये आर्टिकल मैंने कहाँ पढ़ा था, पर उसको याद नहीं होगा। computers.com तो भूल ही जाओ। अगर गिटार के ऊपर साइट है और गिटार से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, तो उसे 60-70% चांस है कि उसे याद रहे। ठीक है, guitarstoday.com ले लो या guitarslearning.com। मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, हो सकता है ये डोमेन्स अवेलेबल ना हो। मैं सिर्फ आपको नाम चूज करने के लिए कह रहा हूँ कि जिस भी निश से आपकी वेबसाइट है, जो भी आपका ब्लॉग है, उसका डोमेन नेम उसी चीज़ से रिलेटेड रखिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ वो वर्ड उसमें रखिए। जैसे guitar.com नहीं अवेलेबल होगा, मैं जानता हूँ, तो guitar123.com कर दीजिए, या गिटार माई गिटार इज बेस्ट.com। उसके अंदर वो जरूर वो वर्ड होना चाहिए, तभी आप पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और स्टेप नंबर 3 में ही मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो भी आपका डोमेन नेम है, प्लीज़ उसको, जो भी उसके बाद का एक्सटेंशन है .com .in, प्लीज़ .com या .in में ही आप रखिए, क्योंकि .xyz और डॉट काफ़ी सारे हैं, वो गूगल एडसेंस में जल्दी अप्रूवल नहीं होते हैं, मैंने इसको नोटिस किया है। और ज़्यादातर जो डार्क वेबसाइट्स होती हैं, जो डीप वेबसाइट्स होती हैं, वो इन चीज़ों को, जो स्पैम साइट्स होती हैं, वो XYZ वगैरह यूज़ करते हैं। तो .com .in या .co.in आप रख सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। स्टेप नंबर 4, डोमेन एंड होस्टिंग। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि डोमेन और होस्टिंग कैसे लें। अब डोमेन का तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से ले। अब काफ़ी सारे साइट्स हैं, ये कोई पेड वीडियो नहीं है। नेम चीप हो गया, GoDaddy हो गया, और बहुत सारी साइट्स है। होस्टिंगर पे भी मिल जाता है। होस्टिंग के बारे में मैं स्पेशली ये स्टेप 4 में बात करता हूँ। डोमेन के बारे में मैंने पहले ही बात किया हुआ है। होस्टिंग कौन सी लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे कि डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड, खासकर तो होस्टिंग से रिलेटेड, कि कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब मैंने पहली बार ब्लॉग शुरू किया था। अब ये वीडियो जो पहली बार ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए है, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो शुरू करने वाले हैं वो ही इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच के ये होस्टिंग ली थी, और मैंने पूछा भी था जो ब्लॉगिंग के महारथी इस वक्त है, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया, और यही चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने एकदम बेसिक होस्टिंग ली थी, एकदम भी बेसिक नहीं, फ्री वाली भी मिलती है लाइफ टाइम के लिए, बट वो नहीं। मैंने प्रीमियम होस्टिंग ली थी, लेकिन बेसिक प्लान लिया था, और 1 साल का ही प्लान लिया था, 2-3 साल का नहीं लिया था। आई नो कि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है पे करने के लिए, बट वही स्टेप 1 वाली बात हो गई कि बाद में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो बेसिक प्लान आप लीजिए। हाँ, उसके अंदर SSL होना चाहिए, और जो भी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, बट बेसिक रखना है। और आप ध्यान दीजिए कि उस होस्टिंग के साथ आपको एक डोमेन मिल रहा है फ्री, उसके साथ तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपका डोमेन का खर्चा बच जाता है। ये गलती मैंने बीच में की भी थी कि मैंने डोमेन ले लिया, उसके बाद होस्टिंग लेने गया तो उसके साथ डोमेन मिल ही रहा था, तो मेरे डोमेन के पैसे बर्बाद हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डोमेन उसके साथ मिल रहा है तो आप वही लीजिए, और ज़्यादा स्लो वेबसाइट भी ना कीजिए। हालांकि AMP लगाकर आप उसे फास्ट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी फास्ट वेबसाइट ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा अच्छा लीजिए, अगर वो होस्टिंग आपको अच्छी जम रही है। अब देखिए क्या बात होती है, जो कंपनीज होती हैं, मान लीजिए होस्टिंगर हो गया, मैं खासकर उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। होस्टिंगर और नेमचिप, 2 कंपनी सब कीजिए। अब होस्टिंगर में हो सकता है आपको कस्टमर सर्विस अच्छी मिल रही हो, आपको जो भी प्रॉब्लम वेबसाइट पे आप फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन होस्टिंगर पे वो सॉल्व करके दे रहे हो, लेकिन हो सकता है नेम चिप पर आपको उतनी अच्छी सर्विसिंग नहीं मिल रही है कस्टमर सर्विस द्वारा। तो वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। हो सकता है उसमें हिंदी में अवेलेबल ना हो, इंग्लिश में ही अवेलेबल हो, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको उलझा सकती हैं। तो आपको वो सब ध्यान देकर होस्टिंग कंपनी लेना है। और ये चीज़ें फेस होती हैं जब आप वेबसाइट चलाते हैं, तो ये चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ती हैं। कभी आपकी वेबसाइट स्लो हो गई है, कभी आपका सी पैनल में कोई प्रॉब्लम आ गया, और अगर आप टेक ही नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, आपको झेलना पड़ता है। तो उस टाइम पर आपको कस्टमर सर्विस से बात करनी होगी। तो कस्टमर सर्विस भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं ओवरऑल जो बोल रहा हूँ कि उतने बजट में किस तरीके से आपको होस्टिंग चूज़ करनी है, उसका आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे प्लान्स भी हैं, मैं इसमें एफिलिएट लिंक बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। आपको जो चाहिए वो कर दीजिए। आप यूट्यूब पर और भी वीडियोस देख सकते हैं होस्टिंग कौन सी लेनी है। मैं बस आपको इस वीडियो में आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिकली होस्टिंग चूज़ कैसे करनी है। सिर्फ आपको वेबसाइट का स्पीड देखकर नहीं चूज़ करना है। अब स्टेप नंबर 5 क्या होगा? जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो मैंने कवर कर दिए। स्टेप नंबर 5 ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसईओ। अब काफ़ी लोगों को एसईओ पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। एसईओ बेसिकली वो होता है जो गूगल पर आपको रैंक करने में मदद करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मान लीजिए आपने म्यूज़िक या गिटार पर एक ब्लॉग लिखा है, और वही सेम ब्लॉग पहले से ही मौजूद है किसी दूसरी वेबसाइट पर। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा? अगर वो वेबसाइट रैंक कर रही है, आपकी वेबसाइट बिल्कुल रैंक नहीं करेगी। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि प्लेगरिज्म आपका अलग हो, आप खुद से ही लिखे, कॉपीड ना लिखे। हाँ, आप दूसरी वेबसाइट पर जाकर आइडिया कलेक्ट कर सकते हैं, उसको खुद के वर्ड्स में उसको डिज़ाइन कीजिए, और आपको अपनी भाषा में, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, कोई रीजनल लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई बाउंडनेस नहीं है। तो अगर आप लिख रहे हैं तो इंस्पिरेशन लेकर आप खुद के वर्ड्स में लीजिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो गूगल एडसेंस, जिसके बारे में मैं भी नेक्स्ट स्टेप में बात करने वाला हूँ, उसमें प्लेगरिज्म देखा जाता है। अगर आपके पास कंटेंट कॉपीड वाला है तो आपकी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगी, उस पर एड्स नहीं आएंगे और आपको अर्निंग नहीं होने वाली। तो प्लेगरिज्म आपको बेसिकली एसईओ अपनी वेबसाइट का तगड़ा से तगड़ा रखना है, बिना कंटेंट को कॉपी किए। कंटेंट कैसे कॉपी ना करके अच्छा लिखा जाए, आप एसईओ के टिप्स यूट्यूब पे देख सकते हैं। एसईओ के प्लगइन्स भी आते हैं, आप उसे वर्डप्रेस पर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट चला रहे हैं। स्टेप नंबर 6 जो एक इन चीज़ों को नई दिशा दे देता है, जिसके लिए आप वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं, वो है अर्निंग। वेबसाइट पे अर्न कैसे करते हैं? काफ़ी लोग सोचते हैं कि वेबसाइट पर विजिटर्स आ गए तो अर्न हो गए, बट जो मैंने पिछला स्टेप बताया कि प्लेगरिज्म आपको चेक करना है, कोई कॉपीड कंटेंट ना हो, एसईओ उसका परफेक्ट हो, उसके बाद एक जो नई चीज़ आ जाती है जिससे आपको एक्चुअल अर्निंग होने वाली है, वो है गूगल एडसेंस या बाकी चीज़ें, एफिलिएट वेबसाइट्स, या जो गूगल एडसेंस के ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो चैनल पे बना रखा है। जो कॉपीड कंटेंट वाली बात मैंने बोली थी वो इस पर लागू होती है। अगर कॉपीड कंटेंट होगा तो गूगल एडसेंस आपको एड्स नहीं देगा। जी हाँ, आपको जब एक वेबसाइट आप चलाते हैं, आपके वेबसाइट पर 10-20 आर्टिकल्स हो जाते हैं, फिर आप उसको गूगल एडसेंस पर अप्लाई करते हैं, और गूगल एडसेंस वाले आपका वेबसाइट रिव्यू करते हैं, उसके अंदर सही पेजेस हैं या नहीं, कोई कॉपीड कंटेंट नहीं है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, या प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर पेज है, ये सारी पेजेस होने चाहिए। आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट पर जाकर उन चीज़ों को पढ़िए पहले कि क्राइटेरिया क्या है बेसिकली एड्स मिलने का। तो आज के टाइम पे जो बेस्ट एड्स की एजेंसी है वो गूगल एडसेंस है। अब यूट्यूब पर भी गूगल एडसेंस के ही एड्स देखते हैं। तो बेसिकली जो अर्निंग वाली चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रख कर करना है। एसईओ आपको करना पड़ेगा अच्छा, तभी वो वेबसाइट ऊपर आएगी और तभी उस पर विजिटर्स आएंगे। और जैसे ही विजिटर्स आएंगे, ऑब्वियसली लोग उस पर एड्स पर ज़रूर क्लिक करना चाहेंगे, क्योंकि गूगल एडसेंस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एड एजेंसी है। वो एड्स भी उन्हीं लोग को दिखाता है जिस पर उनका इंटरेस्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं किसी भी ब्लॉग को शुरू करने से पहले। ब्लॉग करते समय नहीं, ब्लॉग शुरू करने से पहले आपको ब्लूप्रिंट मेंटेन करना है। बेसिकली ये वीडियो एक ब्लूप्रिंट ही था, आपको एक पेपर पर लिख लेना है किस तरीके से आप शुरू करने वाले हैं। ब्लॉगिंग एक बिजनेस ही है, ये इसको आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, इस पर रेगुलर रहना है। ये नहीं कि एक हफ्ते में आपने रेगुलर ब्लॉग्स डाले उसके बाद 2 महीने बाद डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक महीने में एक ब्लॉग डाल रहे हो, दूसरे महीने भी एक ब्लॉग जाना चाहिए। एक हफ्ते में एक डाल रहे हो तो दूसरे हफ्ते में भी एक ब्लॉग जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ आपको डालना है, इतने आइडियाज़ नहीं आते किसी को। तो अगर आप महीने का इंटरवल लेकर चल रहे हो तो वो ब्लॉग जाना ज़रूरी है। और जो एसईओ के टिप्स है उसके बारे में भी वीडियो जल्दी आएगी कि
कैसे आपको पुश नोटिफिकेशंस देने हैं, कैसे आपको प्लगइन्स कौन कौन से डाउनलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर बताऊंगा आगे। बट ये एक ब्लूप्रिंट था और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सेटअप भी अभी टेम्परेरी है, आपको नया सेटअप मिलेगा जैसे ही कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये बिजनेस आना करना है। जी हाँ, इसे मैं बिजनेस कहूँगा। ब्लॉगिंग को एक बिजनेस की तरह ही ट्रीट कीजिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और क्वालिटी इस वीडियो की और अच्छी करेंगे हम फ्यूचर में, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स होता है उस हिसाब से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।